वंस अगेन बहुत बहुत अभिवादन आप सबका मेरे चैनल में गीज़ा एजुकेशन। माय नेम इज़ संदीप शर्मा एंड टुडे अगेन a very interesting and a very important topic I am there with you to present. So today there is one topic I am going to discuss. It is a part of chemistry. It is a part of 11th chemistry I should say rather. तो केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स देखिए एक्चुअली तो फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री दोनों में ही, लेकिन हम लोग आज चर्चा केमिस्ट्री करने वाले हैं। हम लोग उससे केमिकल एक्सपेक्ट को देखने वाले हैं, फिजिकल एक्सपेक्ट को नहीं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या क्या बातें होंगी हमारी थर्मोडायनेमिक्स में उसके पहले दैट इफ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ, आई मीन you are required to subscribe this, because I mean for whom I am making all these videos, for you all people out there, I want you to get involved with my topics, with my subjects, so that I am going to feel that you have involved with myself, and that is a very soothing feeling for me, and that is going to inspire me a lot from the bottom of my heart, so that I am going to continue making all such good and informative videos for you every now and then. So before moving to any other things, मैं एक सिंपल सी चर्चा करता हूँ जिससे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखिए थर्मोडायनेमिक्स वैसे तो जो नाम है अपने आप में वही चीज़ काफ़ी क्लियर कर रहा है, थर्मो और डायनेमिक्स, है ना। देखा जाए तो ये दोनों ही शब्द का समावेश है। थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब हीट। अब हीट का मतलब टेम्परेचर होता है कि नहीं होता, ये सब हम लोग चर्चा कर लेंगे अभी। ठीक है, थर्मो और डायनेमिक्स, हीट, डायनेमिक्स का मतलब मोशन, यानी हीट का मोशन हम देखना चाहते हैं, हीट कैसे फ्लो होती है किसी बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये सारी। लेकिन यहाँ पर हीट जो फ्लो होने वाली है, जो हम जिस बारे में बात करेंगे, वॉट एवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर हियर, वुड नॉट बी कंसर्न टू दी सॉलिड स्पेशली। ओके, सॉलिड का हीट कंडक्शन कैसे होता है, ये हीट कंडक्शन के बारे में नहीं है, ये हीट चैप्टर नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स है। वी आर ओनली लिमिटेड टू केमिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, और हो सकता है कि केवल हम यहाँ पर गैस की चर्चा करें, है ना सॉलिड की ना लिक्विड की, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में कुछ खास परिवर्तन आता नहीं है टेम्परेचर पे, जनरली नहीं आता। ऐसा नहीं है कि लिक्विड को इवापोरेट करेंगे तो ज़रूर कुछ परिवर्तन आएगा। बट बिफोर मूविंग टू एनीथिंग एल्स, आई वुड लाइक टू जस्ट क्लैरिफाई सम ऑफ द थिंग्स, जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएं। देखिए कोई रिएक्शन, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, यानी ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे रिएक्ट, ये पूरी हद तक थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करती है। ये एनर्जी डिसाइड करती है। यहाँ आगे चलेंगे आप, देन यू विल कम टू नो अबाउट सम गिब्स एनर्जी समथिंग। देखिए हर एक रिएक्शन होने के लिए एक बहुत ज़रूरी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जैसे स्पॉन्टेनिटी, और ऐसे सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगे कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, कंडीशन होती है एक एनर्जी की। जब तक वो कंडीशन नहीं है आपस में रिएक्शन होगा नहीं। तो याद रखिए कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये उसके थर्मोडायनेमिक्स से पता लगता है। रिएक्शन होगा तो कितना होगा, आप ज़रा 2 मिनट की बातें हैं, वैसे तो आप सुन लीजिए, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें, आई एम श्योर कि इंटरेस्ट आएगा। देखिए कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, थर्मोडायनेमिक्स बता देगा आपको। कोई रिएक्शन होगा तो किस हद तक होगा। अब सपोज रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जो आ रहा है वो इतना सा आ रहा है, इतना एक रिएक्टेंट डाल रहे हो और इतना सा प्रोडक्ट आ रहा है। यार यहाँ जितनी भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, सब चीज़ों का कोई केमिकल एक्सपेक्ट है, कोई कमर्शियल एक्सपेक्ट है। चीज़ें बन रही हैं कहीं ना कहीं इस तरीके के केमिकल। अब आप खुद सोचिए, कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, हम रिएक्टेंट इतना डाल रहे हैं, प्रोडक्ट इतना आ रहा है, तो क्या फ़ायदा है इस प्रकार के बिज़नेस का, इसमें तो बड़ा लॉस होगा आपको, है ना। तो यानी कि ये ही ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन हो तो रहा है लेकिन बहुत थोड़ा हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है कि रिएक्शन कहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद वंस अगेन वी आर कमिंग टू समथिंग एल्स, एंड दैट इज़ कि रिएक्शन अगर हो रहा है तो किस स्पीड से हो रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड बाय विच अ रिएक्शन इज हैपनिंग। अब मैंने कहा कि ये किस लिए ज़रूरी है। मान लो कोई रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट भी ठीक ठाक आता है, लेकिन रिएक्शन हो रहा है 5 साल में, क्या करोगे, क्या फ़ायदा है इस रिएक्शन का। फिर से कंपनी अगर तुमने बना ली तो बर्बाद हो जाओगे। तो आप ये बात समझ लें अच्छी तरीके से कि ये चीज़ की रिएक्शन अगर होगा तो किस गति से होगा,
इसको जो ब्रांच डिस्कस करती है उसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। वैसे तो ये 12th का एक चैप्टर है, एक अलग एस्पेक्ट है, जब डिसाइड होगा तो थर्मोडायनेमिक्स से पता चला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा तो कहाँ तक होगा, इक्विलिब्रियम से पता किया, रिएक्शन होगा तो किस स्पीड से होगा, हमने पता किया केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो वापस थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं जल्दी से। ये सब बातें केवल एक प्रकार की शुरुआत थी, अब हम लोग आगे खास बातें करते हैं रिलेटेड टू द चैप्टर। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना आपका बहुत ज़रूरी है। अब वो चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इतनी खास। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका एनसीईआरटी का सिलेबस भी कवर हो जाए इससे, ताकि दोनों चीज़ें आपकी सब चीज़ें साथ साथ चलती रहें। सिस्टम और सराउंडिंग। देखो यार, ये सिस्टम क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है। कोई रिएक्शन करवा रहे हो, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में तुमने कोई गैस भर रखी है, कुछ भी भर रखा है, ठीक। तो ऐसा है कि जो भी इस कंटेनर के अंदर की बात होगी, ये कंटेनर ही तुम्हारा सिस्टम हो गया, जिसके बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। द थिंग्स विच वी आर कंसर्न्ड अबाउट, ये एक ऐसा पार्ट है जिससे कि हमारा आगे का रिएक्शन डील करने वाला है। हमें इसके बाहर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम इस सिस्टम की चीज़ों से ही मतलब रखते हैं। तो ये पूरा हमारा सिस्टम हो गया, और इसके बाहर सब कुछ। अब इसके बाहर का मतलब केवल यहाँ ही नहीं, आप जुपिटर तक चले जाइए, वो सब सराउंडिंग है। यानी यहाँ से इस कंटेनर के बाहर ये भी सराउंडिंग है, और बाहर सब कुछ, होल द यूनिवर्स सराउंडिंग है, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग की बात बेसिक पता चली आपको। अब देखिए सिस्टम किस किस प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम वी आर हैविंग। देखिए सिस्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। मान लेते हैं इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, पानी भरा है, नीचे से तुमने आग लगा दी, ठीक है। यू हैव पुट अ फायर फ्रॉम बिलो। मान लेते हैं यहाँ से कोई सिस्टम है, यहाँ से आग आप दे रहे हैं, यू हैव पुट अ फायर ऑन, जिसकी वजह से ये पानी गर्म होने लगेगा, ठीक है। आपने क्या किया कि इस कंटेनर का ढक्कन नहीं लगाया, यू डिड नॉट पुट अ लिड ऑन दिस कंटेनर। अब होगा क्या कि जब ये गर्म हो जाएगा, अब जब गर्म हो जा रहा है तो गर्म होने के बाद ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, उसके बाद इवेपोरेट होने लगेगा। जब ये इवेपोरेट होने लगेगा तो इससे वाटर वेपर्स निकल के बाहर जाने लगेंगे, ठीक है। आप इस आग को हटा दीजिए, थोड़ी देर बाद आप आइए, अभी जो टेम्परेचर है वो नोट कीजिए, थोड़ी देर बाद आइए आप नोट कीजिए, तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर कुछ कम हो चुका होगा। तो आपको दिमाग में ये आएगा कि इससे एनर्जी भी बाहर जा रही है, हीट भी बाहर जा रहा है, और मैटर भी बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम कहते हैं। ये हमारा ओपन सिस्टम है, ठीक है। देखिए हमें, वैसे तो मैं नोट्स नहीं बनवाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स भी मैं डाल दूँ आपके उसमें PDF में या कभी कैसे, तो वो आपको हेल्प हो जाएगी। लेकिन वैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, देन यू आर गोइंग टू फॉलो योर बुक and by there you can make notes, okay, or after following the book you can come to my lecture and then you can get something essence out of it to be written as a notes, okay, so that how you can make your notes, okay। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि यार सब कुछ दिमाग में होना चाहिए, सब चीज़ शॉर्टिफाई करते रहो, और अल्टीमेटली सब कुछ आपको अपने ब्रेन में रखना है। आइंस्टीन का कहना यही था कि विद्या वही है जो कंठस्थ हो। अगर आपको सारी विद्या आपके दिमाग में नहीं है तो विद्या ही नहीं है। किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, दिमाग में कितना है आपके। तो आपको दिमाग में यही रखना है कि वो सब चीज़ें दिमाग में आएँ, और ऐसा आप प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंसान के अंदर शक्ति होती है, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर चीज़ों को रेगुलर पढ़ते हुए, रेगुलर रिवाइज करते हुए आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ओपन सिस्टम वो होता है, ध्यान रखिएगा, जिससे मैटर और एनर्जी दोनों निकाली जा सके। ये ओपन सिस्टम है, मैटर भी बाहर जा रहा है और एनर्जी तो बाहर जा ही रही है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब इमेजिन करो कि इसको भाई हमने दिया ढक, ऊपर से तुमने लिड लगा दी, ठीक है। अब लिड लगा दी तुमने, अब ये बंद हो गया। तो जब ये बंद हो गया तो हीट करोगे तो वेपर्स उठेंगे, तो लेकिन उठने के बाद दे आर गोइंग टू स्ट्राइक द लिड ऑफ द कंटेनर एंड गेट कंडेंस बैक, और वाटर बनने के बाद वापस वो उसे मिल जाएंगे पानी में। तो अब आप हीट हटा दीजिए, थोड़ी देर में आके टच कीजिए, तो आप पाएंगे कि जो गर्मी पहले थी वो गर्मी अब नहीं है। अभी ये गर्मी आप टेम्परेचर से ही जान पा रहे हैं, अभी आगे सब चर्चा होगी। तो आपने देखा, तो ये आइडिया लगाया कि एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो गई यार, क्योंकि टेम्परेचर पहले कुछ और था, अब कुछ और है।
ठंडा हो गया है ये। तो यू कैन गेस इट आउट कि यहाँ पर एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, मैटर रुक गया है इसके। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्या सिस्टम हो गया ये? क्लोज्ड। दिस सिस्टम इज नोन एज अ क्लोज सिस्टम। इज इट क्लियर? ओके, अब एक नया काम करो। पहले तुम इसे गर्म करो, गर्म करने के बाद जब वेपर्स होने लगे आप इसके चारों तरफ एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दीजिए। अब इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे तुमने रुई लगा दी, कॉटन लगा दिया, या एनी इंसुलेटिंग मटेरियल आपने कुछ बना के लगा दिया, लकड़ी का ही बॉक्स ले लिया चारों तरफ। ये ऐसा करने से अब थोड़ी देर के बाद अब आप चेक करेंगे, थोड़ी देर मैंने इसलिए कहा क्योंकि ज़्यादा देर लोगे तो यार देखिए एनर्जी कोई भी इतना आइसोलेटेड ये नहीं हो सकता कि इससे फ्लो ना हो, हीट कुछ ना कुछ फ्लो हो ही जाएगी अगर ज़्यादा देर करोगे। थोड़ी देर में देखोगे तो पाओगे कि ना तो मैटर बाहर निकल पाया इससे और टेम्परेचर भी उसका वही बना है क्योंकि तुमने इसको इंसुलेट कर दिया है चारों तरफ से। ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, सो यू गॉट द आइडिया व्हाट एन आइसोलेटेड सिस्टम इज। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन जिससे कि मैटर बाहर जा सके और एनर्जी भी। क्लोज सिस्टम मैटर ना जा सके, केवल एनर्जी बाहर जा सके। एंड आइसोलेटेड ना मैटर बाहर जा सके ना एनर्जी बाहर जा सके। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ अब देखिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिस्टम के स्टेट की, कि सिस्टम का स्टेट क्या होता है। देखिए ऐसा है, सिस्टम का स्टेट का मतलब ये है यार कि सिस्टम की एग्जैक्टली इस समय जो स्थिति है आप कैसे बताएंगे। आपके पास कोई गैस है कंटेनर में, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सपोज आपके पास कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, आप इस गैस के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, आप इसकी स्टेट को कैसे बताएंगे। वो सारी चीज़ें जो एक सिस्टम को डिफ़ाइन करती हैं वो सारी स्टेट्स होती हैं। मतलब वो स्टेट को डिफ़ाइन करने वाली चीज़ें, यानी मुझे इस गैस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी कि क्या प्रेशर है इस गैस का, क्या टेम्परेचर है, कितना वॉल्यूम है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम की स्टेट बता रही हैं। ऑल दीज गिवन क्वांटिटीज़, वेदर आई टॉक अबाउट द प्रेशर, वेदर आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, वेदर आई टॉक अबाउट द टेम्परेचर, these all are actually defining the state of a system. That's why इन सारी चीज़ों को, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, these are known as state function और state variables, क्योंकि ये सिस्टम की स्टेट बताते हैं। Only this much, केवल ये बताते हैं कि ये स्टेट कैसे है या कितनी है, ये नहीं बताते ये। They do not at all tell you that how this state has been reached. किसी का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस गैस का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये 20 डिग्री तुमने हासिल कैसे किया, कैसे तुम 20 डिग्री तक पहुँचे। तुमने नीचे आग जलाई थी, तुमने कोयला जलाया था, तुमने मोमबत्ती जला गर्म किया था इसको, या फूंक मारे किया था, कैसे किया था। आप कुछ भी करके देख लीजिए, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। It is absolutely impossible to tell that how this 20 degree centigrade has been reached by seeing, अगर अभी 20 था पहले, अगर 10 डिग्री था, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि 10 से 20 कैसे पहुंचा। तरीके कई हैं पहुंचने के। तो स्टेट वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, केवल आपको ये बताता है वॉल्यूम अभी इतना है, पता चला वॉल्यूम बाद में बढ़ गया। अब वो वॉल्यूम कैसे बढ़ गया, कैसे वॉल्यूम बढ़ गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो केवल सिस्टम की स्टेट बताते हैं और ये सब नहीं बताते कि वो स्टेट कैसे रीच हुई है। ओके, लेट मी टेल यू वंस अगेन इन इंग्लिश। स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शंस आर दोज क्वांटिटीज विच एक्चुअली टेल्स यू दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि स्टेट का मतलब किसी इंस्टेंट पे आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, एंड डू नॉट एट ऑल टेल यू दैट हाउ दैट स्टेट हैज़ बीन रीच्ड। दिस मच इज क्लियर। अब ये सारे स्टेट वेरिएबल में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन आने वाला है, जो इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स की जान है। आप ध्यान रखिए, इस टॉपिक को बहुत आप अच्छी से समझेंगे। नहीं समझ में आता तो 2-3 बार देखेंगे। मैं इस नई स्टेट का आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसी प्रकार से एक स्टेट होती है, उसको कहते हैं यू जैसा रिप्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं हम लोग
इंटरनल एनर्जी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। अब मुझे ये बताइए कि इंटरनल एनर्जी है क्या। देखिए, लेट मी बी वेरी मच क्लियर। इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ द एनर्जी possessed by the system due to vibration, due to translation। गैस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और ऐसे बहुत प्रकार की एनर्जीज हैं जिनका हमको भी ज्ञान भी नहीं है। इनफैक्ट वो सारी की सारी एनर्जीज जो हैं सम, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं सिस्टम की। ठीक है, हर प्रकार की एनर्जी, उसी में से एक एनर्जी टेम्परेचर की वजह से भी एनर्जी है, और हर प्रकार की एनर्जी के साथ टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी भी है, तो हर इस सारी एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता। नोट इट डाउन, यू कैन नॉट मेजर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आप मेजर नहीं कर सकते। मान लेते हैं इस समय इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं 10 जूल है, मान लेते हैं, एज्यूम दैट एट दिस मोमेंट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज 10 जूल। एट सम अदर मोमेंट द इंटरनल एनर्जी हैज़ चेंज्ड। अब आपने किया क्या, इसको आपने किसी तरीके से लिड लगा के टेम्परेचर दिया, और अल्टीमेटली ये एनर्जी इसकी 20 जूल हो गई। ठीक, अब सच्चाई ये है कि ये 10 जूल भी तुमको पता नहीं था, ये 20 जूल भी पता नहीं था। ये 10 जूल मान लेते हैं अलग अलग प्रकार की एनर्जी से आ रही है, इससे भी आ रही है, इस चीज़ से ट्रांसलेशन से आ रही है, वाइब्रेशन से आ रही है, और मान लेते हैं टेम्परेचर से भी आ रही है। ठीक, इस समय ये जो एनर्जी है इसमें भी ये सारी एनर्जीज़ का सम होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, रोटेशनल भी होगा, सब प्रकार की एनर्जी होगी, और एक टेम्परेचर की वजह से भी होगी। ठीक है, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली एनर्जी इंटरनल है कितनी एट एनी स्टेट, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि इसमें चेंज कितने का आया है। हम ये नहीं बता पाएंगे 10 है, हम ये नहीं बता पाएंगे 20 है, लेकिन हम ये बता पाएंगे कि इसमें जो चेंज आया है वो 20 माइनस 10 यानी 10 का चेंज आया है, 10 जूल का चेंज आया है, क्योंकि वो चेंज हमारी टेम्परेचर की वजह से आया। हम केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी काउंट कर सकते हैं। नोट इट डाउन, वी कैन ओनली कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बट नॉट द एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी। इसलिए याद रखिएगा, हम केवल इंटरनल एनर्जी में चेंज पता कर सकते हैं। डेल्टा लगा दिया मैंने, डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आया है हम वो पता कर सकते हैं। और आज के बाद ऑलवेज याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज, इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज। फ्रॉम नाउ गांठ बांध लो यार, पुट इट इनसाइड योर ब्रेन समवेयर वेरी डीप इनसाइड। इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, चेंज इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी। हीट टेम्परेचर नहीं होता, ध्यान रखना, होता है बहुत से बार में, हर बार नहीं होता। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बात बताओ, तुमने ये पतीला लिया, मान लेते हैं ये आपने एक कंटेनर लिया, आग पे चढ़ा दिया इसको, इसमें पानी भरा हुआ था, पानी उड़ने लगा, बॉयल होने लगा। जब तक पानी बॉयल नहीं हुआ, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो आप कह रहे थे कि आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, और हीट एनर्जी देने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ता चला गया, पहले वो 10 डिग्री हुआ, फिर 20 डिग्री हुआ, फिर 50, 100। जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा, उसके बाद यार तुम हीट करते रह जाओगे, वो टेम्परेचर 100 का 100 ही रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, वो 105, 110 नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो उसके बाद सारी की सारी हीट कहाँ चली जा रही है, कहाँ जा रही है सारी हीट? आपने लैटेंट हीट सुना है ना, लैटेंट मतलब छुपी हुई हीट। यार उसके बाद वाटर होने लगता है बॉयल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसके मॉलिक्यूल्स का प्रेशर हो जाता है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसको दबा के रखा हुआ था पानी के मॉलिक्यूल्स को, अब पानी के मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करके ऊपर उठ सकते हैं, और वो सारे के सारे वर्क करने लग जाते हैं। वो सारी की सारी हीट एनर्जी टेम्परेचर में बदलती नहीं है उसके बाद, बल्कि स्टेट कन्वर्ट होती है। तो लैटेंट हीट में पढ़ते आए ना, पुराना, ये पुरानी, अभी आज बहुत चीज़ें आप जान जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। अभी तक तो जो पढ़ते आए थे इसको लैटेंट हीट कहते थे। लैटेंट क्या होती थी? आप कहते थे किसी का टेम्परेचर, पता चला किसी पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री है, और फिर उसके बाद वो स्टीम बनता है। तो जब तक 10 डिग्री से स्टीम नहीं बनता तब तक तो वो टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही वो 100 डिग्री हो गया, उसके बाद वो स्टेट कन्वर्ट होने लगती है। उस दौरान जो लगी हुई हीट है उसको हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं।
यानी उसके बाद जो भी आप हीट देते हैं उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता बल्कि स्टेट कन्वर्ट होती है। उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी उसके बाद वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गैस में बदलने लगते हैं, वो स्टीम बनने लगते हैं। उल्टा भी देख लो इसको। कोई ज़रूरत नहीं है सब चीज़ें बताने की मैं चीज़ों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ अ चैप्टर इन विच इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड, ओके, अदरवाइज इट कैन बी ए बोरिंग एज वेल। सो लेट मी टेल यू दैट अब इसको नीचे ले आओ। नीचे का मतलब ये है कि अब पानी को टेम्परेचर उससे निकालो, उसको फ्रीज़ करो पानी को 10 से 5, 2, 1 जैसे ही 0 डिग्री होगा उसके बाद टेम्परेचर 0 पे रुक जाएगा यार, वो और कम नहीं होगा। उसके बाद तुम जितना टेम्परेचर निकालोगे ना उससे वो जमता जाएगा, वो सॉलिडिफाई होता जाएगा। फिर कह दोगे ये लैटेंट हीट है, क्योंकि यहाँ पे हीट खींची जा रही है सिस्टम से, जिसकी वजह से वो फ्रीज होता जा रहा है, यानी स्टेट कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब लिक्विड से वो सॉलिड बन रहा है। तो चाहे सॉलिड से लिक्विड बने, लिक्विड से गैस बने, गैस से लिक्विड बने, लिक्विड से सॉलिड बने, ये सब स्टेट कन्वर्जन होती हैं। इस दौरान जो हीट लगती है, यानी या हीट उसमें सिस्टम में लग रही है या हीट सिस्टम से निकल रही है, उससे टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि उससे वर्क होता है। ठीक है, अभी आगे आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। तो याद रखिएगा आज के बाद इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, हीट का मतलब टेम्परेचर भूल जाओ थर्मोडाइनमिक्स में। चेंज इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। अब आगे बात करते हैं, मैं इसको ज़रा रब कर दे रहा हूँ। आगे जो बात करने वाला हूँ वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यार। ये इंटरनल एनर्जी जो मेरे पास आ गई है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब ये इंटरनल एनर्जी को तुम चेंज कैसे कर सकते हो, यानी सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज कैसे कर सकते हो। 2 तरीके बताऊंगा मैं। आई विल बी टेलिंग यू 2 ways बाय विच यू कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज यू कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। हाउ? आपके पास ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर ही भरा हुआ है। ठीक है, आप इसके अंदर एक पैडल डालिए, चर्नर डालिए, इस तरीके का चर्नर है ये। ठीक है, अरे ऐसे मथानी होती है मान लो, और इसको यार तुम खूब घुमाओ इसको। काफ़ी देर अगर करोगे तो जो टेम्परेचर पहले था वो अब नहीं रह जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। याद आ रहा है? यही वो तरीका है जिससे जूल्स ने कैलोरी और जूल के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया था कि 1 कैलोरी, कैलोरी भी हीट की यूनिट होती है, 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जूल जो था ना। कि अभी ये सब बातें बाद में होंगी, खैर अभी अब समझ लीजिए, हटा दो इसको, चीज़ को ख़त्म करो इसको। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने वर्क करके टेम्परेचर को बदल दिया, दैट मीन्स दैट वाइल डूइंग वर्क यू हैव चेंज द इंटरनल एनर्जी। यस, इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय डूइंग वर्क, इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय डूइंग वर्क। तो यानी इंटरनल एनर्जी वर्क करने से चेंज हो सकती है। अब वर्क करने का तरीका ये समझ में आया, ये एक प्रकार का मैकेनिकल वर्क है। और वर्क करना चाहते हो दूसरे तरीके का वर्क करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल वर्क कर देते हैं। अब की बार फिर से गैस भरी हुई है, ओ सॉरी यहाँ लिक्विड भरी हुई थी, ध्यान रखना पहले में, अगर मैंने गलती से गैस बोल दिया हो तो ध्यान रखना, वहाँ लिक्विड भरी हुई थी, लिक्विड को। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सी गलतियाँ कर देता हूँ बताते वक्त, याद नहीं रहता, बहुत चीज़ें गलत भी निकल जाती हैं मुझसे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप एक इमर्शन रॉड लगा दीजिए, और इमर्शन रॉड को यहाँ पे आप स्विच से, जो आपका स्विच है उससे, स्विच से, लाइट से आप इसको गर्म कीजिए। तो आप पाएंगे कि इमर्शन रॉड गर्म होगी तो ये पानी भी गर्म होने लगेगा। ठंडी में ये काम कितना होता है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये मैकेनिकल वर्क है। These 2 type of works, what are they doing? They are changing the temperature of the system. That means they would have changed the internal energy of the system. Am I clear? इंटरनल एनर्जी को 2 तरीकों से बदल सकते हैं आप। वर्क, इस प्रकार का वर्क करें, इस प्रकार का, अरे 2 नहीं यार, तमामों वर्क है, 1000 प्रकार के वर्क करो, वर्क करके आप बदल सकते हैं। तो 2 प्रकार के केवल मैंने दिखाए, ओनली 2 ways I have shown, they can be many. ओके, तो ये बात श्योर हो गया कि वर्क करके हम लोग इंटरनल एनर्जी बदल सकते हैं। आगे देखो, आगे देखो और मज़ा लो। इंटरनल एनर्जी को और कोई तरीके से, अरे यार जो सबसे इजी वाला था तो वो तो चर्चा ही नहीं किया, हीट करके। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो हीट कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हीट कर रहे थे, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप आ रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की चर्चा किया हमने। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट हीट की। डायरेक्ट हीट करके, हीट करने का मतलब, अब वो मैं हीट कैसे कर रहा हूँ वो छोड़ दो। ठीक है, यानी कि सिस्टम है मेरे पास, अब सिस्टम के नीचे मैंने
आग जला दी, आई हैव पुट अ फायर ऑन दिस, या फायर लिया या कुछ भी लिया, अब वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही वो सब चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिला के सीधे हम ये कह दे रहे हैं कि हीट कर रहे हैं, तो सिस्टम को हीट दे रहे हैं। अब वो हीट कैसे दे रहे हैं, कोयला जला के दे रहे हैं या कुछ भी और फ्यूल जला के दे रहे हैं, वी आर नॉट इन कंसर्न विद दैट। अल्टीमेटली इस पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं बाय गिविंग हीट। हीट को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, याद रखिएगा क्यू हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यानी अभी हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज यानी कि टेम्परेचर में चेंज वर्क से हो सकता है और साथ में हीट से हो सकता है। एम आई क्लियर टिल नाउ? इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ वर्क, बाय द हेल्प ऑफ हीट। तो यानी कि हम वर्क से भी इसे कर सकते हैं और हीट से भी कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज। तो क्यों ना इसके बराबर लिखा जाए। कभी हो सकता है आपने जिन एनर्जी में चेंज लाया होगा वो या तो हो सकता है वर्क से लाया हो या हीट करके लाया हो या दोनों से करके लाया हो। तो ये स्टेटमेंट मेरा बन के आ गया। यही है तुम्हारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कितनी इजी थी देखो। अब कहोगे कि मैंने तो किसी और तरीके से देखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी। अरे अब सब चर्चा होगी भाई, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। मैं समझाऊंगा कैसे, पहले इतना समझ लो। ये बात समझ में आई आपको? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, वी कैन ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट वी कैन ब्रिंग द चेंज इन टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ वर्क और बाय द हेल्प ऑफ क्यू, दैट इज हीट, और बाय द हेल्प ऑफ बोथ। ओके, दिस मच इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस work in a more better form to get a more refined formula of this. Okay, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक इस प्रकार का कंटेनर है, और कंटेनर क्या है एक्चुअली, वो एक कंटेनर फिटेड विद द पिस्टन है, इसमें पिस्टन भी लगा हुआ है। मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा देता हूँ, एक इस प्रकार का मैं ये ऐसे पिस्टन लगा देता हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। फिगर जैसा भी बन रहा है उसको देख लीजिए। ये पिस्टन है, मान लेते हैं इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस पर एक शाफ्ट लगी हुई है जिससे कि ये पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तुम मान लेते हैं इस पिस्टन पर जो ताकत लगा रहे हो वो फोर्स की लगा रहे हो, एफ की ताकत, तुम इससे ताकत लगा के पिस्टन को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो इस पिस्टन पर प्रेशर आएगा, देखिए होता क्या है, पूरे एरिया पर जो फोर्स लग रही है वो F है, यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है वो F/A है, और इसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज एक्चुअली द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो उसकी वजह से जो इस पिस्टन पर ऊपर जो प्रेशर है वो इतना है। इसको लिख लेते हैं प्रेशर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इसलिए बिकॉज फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम यू आर पुटिंग। ठीक है, तुमने ये फोर्स लगाई और अल्टीमेटली स्थिति यहाँ पर हम फिर से ये फिगर बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए कि अब की बार तुमने इसको प्रेस किया और दबा कर यहाँ ले आए। ठीक है, यानी यहाँ पे ले आ चुके हो अब तुम इसको, ये तुम इसको दबा कर जो भी है वो तुमने दबा के यहाँ तक ले आए हो। ठीक है, यहाँ तक तुम इसको दबा दिए हो। तो इसका मतलब तुमने इसको डेल्टा एक्स, मान लेते हैं जो चेंज इन लेंथ आया है वो डेल्टा एक्स है, इतना डिस्प्लेस कर दिया है इसको। तो तुमने कितना वर्क किया होगा? तुमने जो वर्क किया होगा वो किया होगा जो फोर्स आप लगा रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स को, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स की जगह लिख लीजिए, फोर्स की जगह लिख लीजिए प्रेशर, जो कि प्रेशर एक्सटर्नल है, इनटू जो भी एरिया है, एरिया लिख लीजिए, प्रेशर एक्सटर्नल इनटू जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लिखा, और डेल्टा एक्स तो मल्टीप्लाइड है ही इसमें भाई। अब ये डेल्टा एक्स ये है क्या यार, और ए के साथ वो मल्टीप्लाई होके क्या दे रहा है? आपको पता है कि एरिया इनटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है, पता है ना आपको। एरिया के साथ अगर लेंथ, यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ अगर आपने लेंथ मल्टीप्लाई कर ली, अरे होता क्या है यार, आप सिलेंडर का जानते नहीं है क्या, 2πr उसका सरकमफ्रेंस होता है, सॉरी πr² उसका सरकमफ्रेंस होता है सिलेंडर का, होता है। और इतनी अगर हाइट का सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr² h ही तो होता है ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट। तो वही तो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा।
इसको लिख लेते हैं प्रेशर एक्सटर्नल इनटू जो भी ये एरिया डेल्टा एक्स का मतलब जो वॉल्यूम में चेंज आया हो, क्योंकि केवल हम लोग चेंज इन लेंथ निकालना है। ये इतना लाया है इसमें लेंथ में चेंज, ठीक है। ये लेंथ से ये लेंथ माइनस किया तो ये डेल्टा एक्स आया आपके पास, तो ये आ गया डेल्टा वी। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से देखो। क्या इस चीज़ को ये मैं इतना आप मिटा सकता हूँ? अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने नहीं मिटाना है, मुझे अब जगह की अवेलेबिलिटी के लिए मिटाना पड़ रहा है। तो मैं ये लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ ऊपर करके लिखता हूँ W इज़ इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आ रहा है। अब देखो इस डेल्टा वी को क्यों ना मैं नेगेटिव लिख लूँ। नाउ यू विल आस्क दैट व्हाई डिड आई राइट। देखिए ये डेल्टा वी को नेगेटिव लिखना बहुत ज़रूरी है और इससे हमारी एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फॉलो होगा। अभी मैं समझाऊंगा कि नेगेटिव मैंने इसको क्यों लिख लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, अभी आप ऐसे लिख लीजिए, नेगेटिव बाहर रख लेते हैं, तो प्रेशर एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। अब मैं समझा देता हूँ क्यों। देखो ऐसा है, ये समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें इस फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देखो हमने इसको इसलिए माइनस लिया है, अब आप खुद सोचिए, जब तुम कंप्रेस करोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्रेस दी गैस, तो तुम गैस को कंप्रेस करके, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। आप ताकत लगा रहे हैं और आपकी प्रेशर कहीं ज़्यादा है, इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि आपको डोमिनेट नहीं किया जा सकता, आप डोमिनेट कर रहे हैं गैस को, आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा के, और इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल भी कहते हैं, इसको फास्ट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। आप कर रहे हैं, इस केस में आप वॉल्यूम घटा दे रहे हैं, तो वॉल्यूम अगर घट जाएगा यानी बाद का वॉल्यूम कम है, पहले का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जो चेंज निकालोगे फाइनल वॉल्यूम करोगे, यानी कि यहाँ पर अगर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे तो उस समय ये चीज़ नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि आपने घटाकर वॉल्यूम कम कर दिया है। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, यानी ओवरऑल ये वर्क पॉजिटिव कहलाएगा। तो अब आप याद रख लीजिए, ये सिस्टम, इस सिस्टम में देखो, ये सिस्टम जो है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ये सब एनर्जीज हैं। व्हाट आर दीज? बिकॉज डायमेंशनली वी नो दैट जो इसका डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी होगा, इसका, क्योंकि सिमिलर डायमेंशन की चीज़ें ऐड हो सकती हैं। नमक में नमक ऐड होता है, नमक में चीनी तो ऐड होता नहीं है। तो ये एनर्जी है तो ये फोर्स हो नहीं सकता, ये दोनों एनर्जी होंगे, और ये पूरा एनर्जी होगा तो ही एनर्जी के बराबर हो सकता है। तो ये सब एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है, वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है, और डेल्टा यू तो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि जब ये चीज़ नेगेटिव आई, तो ये नेगेटिव आई तो ये ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव हो गई ना, यानी उस समय सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। ध्यान समझिए इस चीज़ को, ये यहाँ पर ये चीज़ जो रखेंगे वर्क, वो पॉजिटिव आ जाएगा, टोटल ये चीज़ पूरी पॉजिटिव आ जाएगी। तो जब पॉजिटिव वर्क, यानी कि जब आप वर्क करते हैं, whenever you do work on the system, then that is the volume decreases in this case. तो this work is a positive work. ये वर्क पॉजिटिव कहलाएगा, इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, याद रखिएगा। अब समझ में आया कि माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि जब हम वर्क किए तो अल्टीमेटली सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, क्योंकि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन द सिस्टम, ये पॉजिटिव वर्क कहलाएगा और इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, बस। अब इमेजिन करो सिस्टम वर्क कर रहा है, गैस के अंदर खुद इतनी ताकत है कि वो फैल सकती है, बस आपको पिस्टन से थोड़ी ताकत हटानी है। जैसे ही आप हटाते हैं, गैस खुद से उसको एक्सपैंड कर दे रही है। तो जब सिस्टम के अंदर इतनी एनर्जी है और सिस्टम अब फैल रहा है, तो देखिए पहले वॉल्यूम इतना था, गैस ने उसको फैला के इतना कर दिया, तो अब जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में वो पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम जो है इस समय ये बड़ा है और इनिशियल वॉल्यूम छोटा है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। वहाँ क्या था, वहाँ आप दबा रहे थे तो इनिशियल ये था, फाइनल ये था, तो वो नेगेटिव आ रहा था। लेकिन यहाँ पर फाइनली इतना हो गया है, वो पहले इतना था, तो ये जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ये पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि इस केस में, सेकेंड केस में, जो हमारा v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रखोगे तो पहले तो नेगेटिव लगा ही हुआ है ना, तो ओवरऑल तो सिस्टम नेगेटिव, ओवरऑल तो एनर्जी नेगेटिव ही हो जाएगी, ओवरऑल तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये वर्क नेगेटिव कहलाएगा। तो सिस्टम जब वर्क करता है तो वो वर्क नेगेटिव होता है, और वर्क ये बताता है आपको कि सिस्टम की एनर्जी घट रही है। आप खाना खाते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो आप वर्क करते हैं, जब खाना आप खाते हैं तो खाना आप पे वर्क करता है। जब आप खाना खाते हैं आपकी एनर्जी बढ़ती है, जब आप दौड़ते हैं तो आपकी एनर्जी घटती है, याद रखना, ओके। तो ये याद रखना कि ये जब पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ओवरऑल ये चीज़ नेगेटिव रहेगी, और जब ये नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में आएगा।
you're going to understand it very fine that this is the work done by the system. ठीक है, this is work done by the system, this is work done on the system. I think I'm very much clear what I am trying to say. Whatever message I was having in my mind, I'm sure that I conveyed that message very fine. ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई. ओके, तो दिस इज पॉजिटिव वर्क, दिस इज नेगेटिव वर्क. इट इज क्लियर. तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो वर्क जो हमारे पास आया था केवल समझाने के लिए इतना था. इट वॉज ऑल टू जस्ट मेक यू अंडरस्टूड. नाउ ये फॉर्मूला मैं उठा के वर्क की जगह यहाँ पे रख दे रहा हूँ और अब हमारे पास रिफाइंड फॉर्मूला आ जाएगा. वर्क केवल हटा दो यार, यहाँ से ये ऐसे कर दो, हटा दो और यहाँ पे लिख लो. आप इसको पहले लिख लीजिए, उसको बाद में लिख लीजिए. इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहे तो ऐसे पढ़ लो, एकदम सही आ रहा है. ठीक है, वो जो पढ़ा था वो भी ठीक था, लेकिन अब और रिफाइंड एंड द मोर फिल्टर्ड फॉर्मूला. दिस इज डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी, आई एम रबिंग दिस डाउन एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. ये बहुत यूज़ होता है. जरा मैं क्लियर कर दूं कि ये रिवर्सिबल क्या है. देखिए ऐसा है, लेकिन उसके पहले मैं रिकैप कर देता हूँ. स्टार्टिंग में आपने पढ़ा सिस्टम. ये रिकैप जरूरी ताकि ये चीज़ बहुत बिखरी लगती है. दैट फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर इट हैज केम. लेट मी अरेंज इट. आपने पढ़ा सिस्टम, सराउंडिंग. थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? इट्स अ मैटर ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, सिस्टम जिसके बारे में बात हो रही हो उसके हेल्थ सब कुछ सराउंडिंग है. ठीक है, सिस्टम तीन प्रकार के, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज्ड होता है, आइसोलेटेड होता है. ओपन का मतलब ये है कि उससे मैटर और एनर्जी दोनों निकल रही. क्लोज्ड का मतलब कि मैटर नहीं निकल पा रहा है, एनर्जी निकल रही है. आइसोलेटेड का मतलब कि दोनों नहीं निकल रहे हैं. ठीक है, फिर आपने ये पढ़ा कि सिस्टम की जो स्टेट डिफाइन करे वो सब स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं. जैसे हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब स्टेट वेरिएबल हैं, सिस्टम की स्टेट बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कैसे पहुँची है. फिर हम लोगों ने एक नया स्टेट वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा, वो है इंटरनल एनर्जी. ये इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की स्टेट ही बताता है. ओके, इंटरनल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हम लोग फाइंड कर सकते हैं. हम लोग इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, बट वी कैन फाइंड आउट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स इट. अब ये चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सिस्टम में? या तो वर्क करके करें या हीट करके करें. उसी को दोनों हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को हम लोग जो चीज़ से कर सकते हैं, हीट से और वर्क से, वो दोनों लिख लिया. फिर वर्क को मैंने खोल के ऐसे लिख दिया कि वर्क कैन बी रिटन एज कि माइनस पी डेल्टा वी. माइनस क्यों लगाया वो आपको समझ में आएगा कि कब पॉजिटिव वर्क होगा, कब नेगेटिव होगा. ये आपको समझ में आना चाहिए. सिस्टम की एनर्जी कब बढ़ेगी, कब घटेगी. सिस्टम पर जब वर्क होगा सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम जब वर्क करेगा सिस्टम की एनर्जी घटेगी. ये बात समझ में आ गई? रिकैप हो रहा है. ठीक है, अब मैं रिवर्सिबल क्या है जल्दी से डिस्कस करता हूँ, कहानी खत्म करते हैं. देखिए ऐसा है, ये अभी जो आपने वर्क पढ़ा, जब मैंने कहा कि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर देखिए है क्या, ये है आपका कंटेनर. ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है पिस्टन लगा हुआ है इस प्रकार से. ये कंटेनर है, यहाँ गैस भरी हुई है. यहाँ पर जो प्रेशर है, बाहर का जो प्रेशर है वो वही प्रेशर है पी एक्सटर्नल. अगर और जो गैस अंदर है इसका जो प्रेशर है वो है पी इंटरनल. जब एक्सटर्नल प्रेशर इज़ ग्रेटर देन पी इंटरनल, इनफैक्ट काफ़ी ग्रेटर देन कह सकते हो, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा या ज़्यादा होगा तो ये केस इरिवर्सिबल का है. इरिवर्सिबल यानी हमेशा एक डायरेक्शन में ही प्रोसीड होगा. ये गैस के अंदर इतनी ताकत नहीं कि आपको डोमिनेट कर सके. तो ये जब प्रेशर एक्सटर्नल ज़्यादा लगाओगे इंटरनल के हिसाब से तो ये रिवर्सिबल वर्क होता है. ये फास्ट प्रोसेस भी कही जाती है, याद रखिएगा. इस प्रोसेस को फास्ट कहते हैं. फास्ट इसलिए जो कि आप कर रहे हैं. लेकिन इमेजिन करो एक दूसरा केस, जब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर हो. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय जो प्रेशर एक्सटर्नल है और जो प्रेशर इंटरनल है, मान लेते हैं प्रेशर इंटरनल से प्रेशर एक्सटर्नल बस थोड़ा ही ज़्यादा है. थोड़े को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी लगा देते हैं, डीपी. डीपी मीन स्मॉल चेंज इन प्रेशर. डेल्टा पी एंड डीपी का फ़र्क समझते हैं. डीपी मीन स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब बिगर चेंज. तो प्रेशर इंटरनल यानी कि अगर प्रेशर एक्सटर्नल में से प्रेशर इंटरनल माइनस कीजिए, अब मुझे तो नहीं पता ना कौन बड़ा है,
ये भी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिख लिया। तो इनके बीच का डिफरेंस यानी ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर एक्सटर्नल डिफरेंस प्रेशर इंटरनल जो होगा वो प्लस माइनस dp ही बड़ा छोटा होगा। यानी या तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल से dp ज़्यादा होगा या इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर dp ज़्यादा होगा। मतलब उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वो फ़र्क जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है। देयर इज़ वेरी लेस डिफरेंस इन द प्रेशर ऑफ द टू। जब ऐसा होता है यार, तो इस समय जो प्रोसेस होती है उसको रिवर्सिबल कहते हैं, याद रखिएगा। ये रिवर्सिबल इसलिए कही जाती है बिकॉज दिस प्रोसेस कैन चेंज इट्स डायरेक्शन इन आइदर वे एनी टाइम। Either way it can change its pressure anytime because both the pressure outside and the pressure inside is absolutely equal to each other. ये कभी भी इधर भी जा सकती है, कभी भी इधर भी जा सकती है, इसलिए रिवर्सिबल कहलाती है। और इस वजह से ये प्रोसेस बहुत स्लोली मूव करती है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो दोनों बराबर हैं, तो कभी तुम ज़्यादा कभी मैं ज़्यादा, तो ये प्रोसेस स्लो होगी। याद रखिएगा कि अगर रिवर्सिबल की बात हो रही है, जब ये वाला केस होगा, ये बात हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ या यहीं पे लिख दे रहा हूँ। जब रिवर्सिबल का केस होगा, वो इरिवर्सिबल का केस था, फास्ट था। जब रिवर्सिबल होगा तो ये प्रोसेस स्लो होती है, क्योंकि दोनों ही प्रेशर लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बहुत ज़रूरी बात मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ सो दैट आई कैन हैव सम स्पेस अवेलेबल फॉर मी टू राइट समथिंग। रिवर्सिबल में तो यानी कि प्रेशर एक्सटर्नल जो है इट इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर इंटरनल बाय वेरी स्मॉल अमाउंट dp। ठीक है, ठीक है, ज़रा देखो साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, बस छोटा सा अमाउंट से ही डिफ़र कर रहा है, प्लस माइनस dp। तो ऐसा है, जो वर्क का मेरे पास फॉर्मूला था, हम लोग चूँकि लगातार ये प्रेशर वेरिएबल टाइप का है, कोई भी कोई ज़्यादा, तो हम लोग उस फॉर्मूले को करते हैं जो हम लोग मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल प्रेशर में। तो वो dw जो वर्क आता था मेरे पास, वो क्या आता था भाई, v इनिशियल से v फाइनल माइनस कितना है, आप यहाँ पर जो प्रेशर है एक्सटर्नल पहले लिख लो, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, और इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो भी थोड़ा सा वॉल्यूम में तुम चेंज लाए हो वो मान लेते हैं dv है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है यही वर्क होता है, तो छोटा सा वर्क ये। अब चूँकि एक्सटर्नल प्रेशर हमारा लगभग इंटरनल के बराबर है, तो क्यों ना प्रेशर एक्सटर्नल की जगह प्रेशर इंटरनल लिख देते हैं। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस v इनिशियल से v फाइनल, इसकी जगह लिख लेते हैं प्रेशर इंटरनल। ठीक है, dv, सॉरी मैं ज़रा गलत लिख दिया हूँ, प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस dp। भाई इसकी जगह ये लिख दिया मैंने, इसकी जगह ये चीज़ उतार दी पूरी, प्लस माइनस dp, तो इसकी जगह मैंने ये चीज़ लिख दी, और dv तो है ही। ठीक, अब आप क्या करिए, मिटा दीजिए इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं तो मिटा दूंगा इसको भाई। ठीक है, अब एक काम करो, ये dv इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा v इनिशियल से v फाइनल प्रेशर इंटरनल dv, और चूँकि माइनस बाहर कॉमन है तो माइनस को कॉमन ही रहने दो, बाहर ही रखो, और प्लस माइनस केवल हम लोग वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये लिख लीजिए dp इंटू dv। ठीक है, इन दोनों को तुमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस से मतलब नहीं, इसको कर दिया और एक साथ एक बार इसको, एक बार ये dv के साथ, एक बार ये dv के साथ। अब ऐसा है यार, dv ऑलरेडी छोटी क्वांटिटी है और उससे फिर से एक छोटी क्वांटिटी dp को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन तो और छोटा हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको उड़ा दो, हटा दो, जीरो हो गया ये। तो बचा कितना, केवल बचा v इनिशियल से v फाइनल, दोनों जगह मैंने इनिशियली लिखा हुआ हूँ, हे भगवान। चलिए अच्छा, p इंटरनल इंटू dv, ये बचा हमारे पास। अब फिर से यार उस कंटेनर में आओ यार, कंटेनर में आप देख रहे हैं, कंटेनर में जो गैस है p इंटरनल, उसका प्रेशर है, उस गैस का प्रेशर है जो अंदर भरी हुई है। अगर वो गैस का प्रेशर है, अंदर भरी हुई गैस का प्रेशर है, तो वो गैस इक्वेशन फॉलो करेगी। और गैस इक्वेशन क्या होती है भाई, PV इज इक्वल टू nRT। आई होप ये इक्वेशन आपको पता है, ये गैस की इक्वेशन है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। रियल गैस आपकी ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती, वो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। अब आइडियल फाइडियल क्या है सब बाद में डिस्कस होगा। PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर इंटरनल जो इसका होगा गैस का, दैट कैन बी रिटन एज nRT अपॉन जो भी उसका वॉल्यूम हो।
तो इसकी जगह यार ये सब चीज़ें यहाँ डाल दो। तो यहाँ डाल दोगे तो ये हो जाएगा वी इनिशियल से वी फाइनल, इसकी जगह आपने लिख लिया NRT अपॉन वॉल्यूम dV। हो गया। अब पहले ये सब हटा देते हैं, मैं ऊपर की चीज़ें हटा देता हूँ कि यहाँ तक तो क्लियर ही है। तो ये आपके पास आ गया है, ठीक है, ये NRT अपॉन वी आ गया है। अब मैं ये ऊपर का इतना पार्ट हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यही चीज़ें नीचे ऊपर रख के ये NRT अपॉन वी आ गया। तो माइनस NRT, ये तीनों कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर है, इनको बाहर कर लो। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई यूज़ नहीं है, उनको बाहर करिए। वी इनिशियल से वी फाइनल, और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन वी dV। इसका इंटीग्रेशन जानते हो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स टू द बेस ई, ठीक है, इसको ln बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत जगह पे बुकों में ln x का मतलब मैं बता रहा हूँ, log x टू द बेस ई को वो ln x बहुत जगह लिखते हैं, याद रखिएगा है क्या, log x टू द बेस ई है ये। और अगर इसको तुम log x टू द बेस 10 से वो आप रिलेट करना चाहें तो मैं बता दूँ, ln x कैन बी रिटर्न एज 2.303 log x टू द बेस 10। देखो ऐसा है, जब log लिखा होता है कैलकुलेटर में देखो या बहुत सी जगह पर, अगर log लिखा है तो इसका मतलब बेस 10 पे होता है वो, ठीक है। और अगर ln लिखा है तो इसका मतलब बेस e है। ये दोनों ही यहाँ पे बेस नहीं लिखी होंगी। जब ln लिखा होगा तो इसका मतलब एज्यूम करिए वो e है, और अगर ये है तो e क्या होता है, e a, ये एक्सपोनेंशियल, ये सब चीज़ मैथमेटिकल है, मैं बता दूंगा ठीक है बाद में कभी। तो इतना याद रखिए, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो log में अगर पुटअप करना है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पहले इसको ले आइए, ये आ जाएगा माइनस NRT। वैसे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत जल्दी मैं डाल दूंगा, कैलकुलस पे है और पूरी बेसिक मैथमेटिक्स पे है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मैंने सेक्शन वाइज डिस्कस की हैं उसमें, है ना। 1 अपॉन वी का ln v आ गया, यानी log x टू द बेस ई आ गया होगा। ln v लिख लो इसको भाई, ऐसे कर लो, v इनिशियल से v फाइनल। अब ये पुटअप कर देंगे अंदर, तो माइनस NRT, इसको लिखोगे ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल। ये तरीका समझ में आया मैंने क्या किया? सिंपल मैथमेटिक्स है। आप मेरे इंटीग्रेशन कैलकुलस वाले और वीडियो को ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी डालूंगा उसको देखिए, है ना, उससे क्लियर होगा। log a माइनस log b को log a बाई बी लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस NRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल, a बाई बी के फॉर्म में लिख लिया। अब ln को चाहो तो अगर तुम log के फॉर्म में लिखना चाहो तो ये कन्वर्ट कर लेना, ये ln है, log x टू द बेस, ये बेस 10 वाला लाइन चाहते हो 2.303 और मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ये log, अब log के फॉर्म में लिख दिया मैंने, log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। तो ये तुम्हारे पास आ गया क्या, इररिवर्सिबल वर्क, सॉरी शिट दिस, ये आ गया रिवर्सिबल वर्क। इररिवर्सिबल वर्क क्या था भाई, वही इररिवर्सिबल वर्क माइनस केवल इतना है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये इररिवर्सिबल वर्क है, ये फास्ट होता है, और ये रिवर्सिबल वर्क है, ये स्लो होता है। वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल की जगह आप पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल भी लिख सकते हैं, ये भी एक फार्मूला बनता है, बहुत सी जगह पर ये लिखा होता है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं ना, ऐसे कहीं बहुत से इक्वेशन में PV इज इक्वल टू NRT होता है। अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखोगे तो N और R तो पहले से कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर लिया तो ये दोनों चीज़ कांस्टेंट हो गई। तो यानी कि किसी समय अगर गैस का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, तो किसी और समय पे उसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, बाकी ये तीन तो उस समय भी कांस्टेंट ही रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस होती है उसको आइसोथर्मल कहते हैं। तो आइसोथर्मल इररिवर्सिबल में ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ऐसे लिख लो, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल अपॉन V फाइनल। समझ में आ रहा है कैसा लिख रहा हूँ? तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल अगर करोगे, ये नीचे ले जाओ, V इनिशियल को यहाँ लिख दो, तो P फाइनल को तुम यहाँ लिख सकते हो, ये हो गया P फाइनल। तो जहाँ VF अपॉन VI है वहाँ PI अपॉन PF भी लिख सकते हो। देखो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई, ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ। और बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें मैं आपको एंथैल्पी बताऊँगा, जिसमें मैं बाकी
कैलोरीमेट्री और ये सारी पार्ट मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इतना आप चाहे तो नोट्स बना लें, जल्दी से इसको क्लियर आउट कीजिए, ठीक है। ओके फाइन।